नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। लेकर आई हूं आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज। आज हम आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर। आज 10 का दस्तावेज में बात करेंगे हर बड़ी खबर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, लूट के इरादे से दिन दहाड़े घर में घुसे बदमाश। परिवार को गन की पॉइंट पर लेकर लूट की कोशिश की गई। परिवार के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। इधर सीसीटीवी में फरार बदमाशों की तस्वीरें कैद हो गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीटीवी में हालांकि जो फरार बदमाश हैं उनकी तस्वीर कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। परिवार को गन पॉइंट पर लूट करने की कोशिश इन बदमाशों की तरफ से की जा रही थी और दिन दहाड़े बदमाश घर में लूट करने पहुंचे थे और शोर मचाने पर मौके से ये बदमाश फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी में इन बदमाशों की जो तस्वीर है वो कैद हो गई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश फिलहाल की जा रही है। बुलंदशहर का मामला है, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार के शोर मचाने पर जो ये बदमाश हैं मौके से फरार हो गए। गन पॉइंट पर परिवार के साथ लूट की कोशिश इन बदमाशों की तरफ से की जा रही थी। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि परिवार के शोर मचाने पर जो ये 4 बदमाश थे मौके से फरार हो गए। हालांकि इनकी तस्वीर पास ही लगे कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। इधर एटा में एक युवक को मामूली सी बात पर तालिबानी सजा सुना दी गई। युवक को खंबे से बांधकर लाठी डंडों से पीटा गया। युवक को लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। युवक की पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो वहीं घायल को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। एटा की ये तस्वीरें आप देखिए, तालिबानी सजा इस युवक को सुनाई गई, जिसके बाद खंबे से बांधकर इस युवक की जमकर पिटाई की गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर इन लोगों ने इस युवक को तालिबानी सजा सुनाई। चलिए आगे बढ़ेंगे तो रामपुर सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग का ऐलान। रामपुर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए फिर अधिसूचना जारी हो गई है। 18 नवंबर तक दाखिल किया जा सकेगा पर्चा। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को सीट पर वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। रामपुर सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनाव आयोग का ऐलान। विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए एक बार फिर से अधिसूचना जारी की गई है और अब 18 नवंबर तक पर्चा दाखिल किया जा सकेगा। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को इस पर काउंटिंग होगी। तो सपा नेता आजम खान की विधायकी रद्द होने से खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सेशंस कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को मिली सजा को बरकरार रखा है, क्योंकि रामपुर सेशंस कोर्ट ने आजम खान को कोई राहत नहीं देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट से आजम को मिली 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। 3 साल की सजा होने से आजम खान की विधायकी रद्द हो गई थी और ऐसे में अब सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलने से आजम खान की सदस्यता रद्द ही रहेगी। सजा को कन्वेंशन जो था उसको स्टे कर दिया जाए, तो उस स्टे पे थी और माननीय न्यायालय ने उनके स्टे के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। स्टे खारिज हो गया, आरोग्यता बरकरार। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए रामपुर सेशंस कोर्ट को आदेश दिया कि वो पहले हेट स्पीच मामले में मिली सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक चुनाव आयोग को रामपुर उपचुनाव की प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए थे, लेकिन आज सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, जिसे भाजपा ने अपनी बड़ी जीत बताया है। देखिए, हम हमेशा चूंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और ईश्वर के आशीर्वाद से हमें आगे भी इसी तरीके की।
अब आजम खान ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अपील की है और अगर आजम खान को जमानत भी नहीं मिलती तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। अपर्णा यादव भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिली है। भूपेंद्र चौधरी ने बैठक को लेकर ट्वीट किया है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं मुलाकात की, जहां अपर्णा यादव भी इस बैठक में मौजूद रही हैं। पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के कई बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने इस बैठक को लेकर ट्वीट भी किया है और ये ट्वीट आपके सामने आज लखनऊ स्थित आवास पर माननीय जनप्रतिनिधिगण, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भेंट हुई है। आज ये भूपेंद्र चौधरी का ये ट्वीट आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की है और आगे जिस तरीके से चुनाव होने हैं उसे लेकर चर्चा भी की है। तो समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर अब मुलायम परिवार की बड़ी बहू यानी कि डिंपल यादव चुनाव लड़ने जा रही है। पहले मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप यादव को उतारे जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का टिकट दिया है, जिसके बाद पार्टी के नेताओं का दावा है कि डिंपल यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की विरासत को और आगे लेकर जाएगी। वहीं मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए जाते ही सपा पर भाजपा की तरफ से सियासी हमले तेज हो गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है। इस बार इतिहास दर्ज होगा कि मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट पूरे देश में एक इतिहास कायम करेंगे। आज तक उतने वोटों से कोई जीता नहीं होगा। सपा ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव तो श्री धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव तो डिंपल यादव जी लड़ेंगी। सपा को परिवार के बाहर नहीं मिल रहे प्रत्याशी। वहीं डिंपल यादव के मैनपुरी से लड़ने पर ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैनपुरी से अब तक भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जबकि ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। और इधर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की ओर से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया है कि डिंपल यादव को चुनाव जिताने के लिए पार्टी और परिवार के सभी लोग मिलकर काम करेंगे। साथ ही जनता को ये संदेश देने का काम करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। पार्टी का फैसला है और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग लोगों ने की पहले, लेकिन चूंकि वो पहले से लीडर ऑपोजिशन है इस समय है और जनभावना को ध्यान में रखते हुए लोगों की मांग पर समाजवादी पार्टी ने आगे डिंपल यादव जी जो कि 2 बार की सांसद भी है उनको टिकट दिया और पूरी तरीके से। तो मैनपुरी उपचुनाव को लेकर इटावा के बुद्धिजीवियों और आम लोगों ने अपनी राय भी रखी है। मैनपुरी से सपा की ओर से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर लोगों ने एबीपी गंगा से राय साझा की। मैनपुरी से एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद फारिक की ये रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी उपचुनाव के लेकर समाजवादी पार्टी ने आखिर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव पर एक बार फिर से भरोसा जताया, उन्हें मैनपुरी से टिकट दिया है। हमारे साथ इटावा के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुधीर मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से डिंपल यादव अपनी पत्नी पर भरोसा जताया, हालांकि कन्नौज से वो एक बार हार चुकी है चुनाव। कैसा देख रहे हैं आप मैनपुरी से लड़ाई? मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की अपने जब से उनके हाथ में बागडोर आई और उन्होंने कई गलतियां की और ये एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने फिर की। डिंपल यादव जी का टिकट जो है वो कोई अच्छा निर्णय नहीं है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अभी जितने लोगों से बात हुई उन सब की नज़र में ये अच्छा निर्णय नहीं है। अगर वो देते तो अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति को देना था। कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? भाजपा का जो बहुमत है पहले से बढ़ता जा रहा है, 2014 में बढ़ा, 19 में बढ़ा, अब इसको कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा है, अगर भाजपा ने अपनी वास्तव में कौशल बुद्धि से किसी अच्छे योग्य प्रत्याशी को मैनपुरी में उतारा, जाति समीकरण और अन्य समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, तो ये चुनाव काफ़ी रोचक होगा। तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा अपने प्रत्याशी को तय करने के लिए लगातार मंथन कर रही है और इसी के चलते आज भाजपा दफ्तर पर एक बैठक की गई,
जिसमें प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी ने दावा किया है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए कहा जा सकता है कि मैनपुरी उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी। साथ ही अश्विनी त्यागी ने सपा की ओर से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर परिवारवाद को लेकर तंज भी कसा है। भारतीय जनता पार्टी की मैनपुरी उपचुनाव की दृष्टि से मैनपुरी में आज बैठक थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण और जो भी हमारी संचालन समिति विधानसभा बनी है वो सब कार्यकर्ता अपेक्षित थे। चुनाव की दृष्टि से योजना रचना बनी है कि कैसे चुनाव में विजयी हों। और अलीगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डेंगू और दूसरे संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर बैठक की। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने अलीगढ़ में एक इलाके का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का बलबूते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से मैनपुरी में विजयश्री हासिल करेगी। कहीं कोई दिक्कत। सपा ने जो टिकट दिया डिंपल को क्या कहेंगे? देखिए, वो अपना विचार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और इधर डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने इसे वंशवाद की राजनीति करार दिया है, तो वहीं राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने मैनपुरी सीट पर भाजपा की जीत का दावा किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गया। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया। मैंने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया। वहाँ शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। पार्टी के चाहे समाजवादी पार्टी चाहे अन्य पार्टी कोई भी, किसी के लिए भी सेफ जोन उत्तर प्रदेश की जमीन पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे वो गांव सभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का गठन बना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वसनीयता बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। तो उसके आधार पर लोग जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय के आधार पर बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। और मऊ की मधुबन तहसील क्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि कानपुर मंडल के नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की है और सभी ने उपचुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। वहीं सपा की ओर से डिंपल यादव को मैनपुरी उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने पर भी ओपी राजभर ने प्रतिक्रिया दी। मंत्री की पत्नी हैं और नेता हैं, सबका हक है। जब 50% आबादी है तो हम तो लड़ाई जैसे महिला सम्मेलन आपके ज़िले में शुरू करने जा रहे हैं। फिर से हमारी कोशिश है कि 50% सीट आरक्षित कर दिया जाए। लोकसभा विधानसभा में जैसे निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में है वैसे आरक्षित कर दिया जाए। सीट कन्फर्म हो जाए कि नहीं, यहाँ महिला के लड़े के पुरुष लोग एकदम हट जाए अपन है। और आगे बढ़ी के बड़ी खबर के साथ अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि 2022 चुनाव की विधानसभावार वोटर लिस्ट सपा को दी जाए। जांच से बहुत से लोगों के नाम काटने का सच सामने आएगा। वोटर लिस्ट से नाम हटने के मामलों की जांच नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है सपा के प्रतिनिधि को भी जांच में शामिल किया जाए। ये पत्र आप देख सकते हैं जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से चुनाव आयोग से मांग की है कि 2022 चुनाव की विधानसभावार वोटर लिस्ट सपा को दिया जाए। और ये भी कहा गया है कि जांच से बहुत से लोगों के नाम कटने का जो सच है वो भी सामने आएगा और वोटर लिस्ट से नाम हटने के मामलों की जांच नहीं हुई है। सपा के प्रतिनिधि को भी जांच में शामिल किया जाए। तो जांच से बहुत से लोगों के नाम कटने का सामने जो सच है वो आएगा और वोटर लिस्ट से नाम हटने के मामलों की जांच नहीं हुई है। ये भी बड़ी बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है।
और इधर जौनपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का जोरदार स्वागत हुआ है। ब्रजलाल खाबरी ने कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला, साथ ही दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 80 में से 80 सीटें जीतेगी। इसका रोड मैप कैसे तैयार करेंगे? ये आज से ही शुरू है। आज ये रोड मैप है। आज हम जौनपुर में बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भी बैठे हैं, तमाम पदाधिकारी बैठे हैं। ये सब मिल करके 24 के रोड मैप की ही तैयारी चल रही है। जगह जगह जा कर के, गाँव गली जा कर के आने वाले टाइम पर अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस को लाना है। ये बिल्कुल आज की तारीख में जरूरी हो गया। और बरेली में पसमानदा समाज पीएम मोदी के लिए धन्यवाद रैली का आयोजन करने जा रहा है। 13 नवंबर को धन्यवाद रैली का आयोजन होगा। इस धन्यवाद रैली में करीब 10,000 पसमानदा समाज के लोग शामिल होंगे। रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई कैबिनेट मंत्री शिरकत करेंगे। हमने एक रैली आयोजित की है बरेली जिले के अंदर, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद रैली। उसमें लगभग 10,000 के करीब पसमानदा मुस्लिम हिस्सेदारी ले रहे हैं और एक साथ एकत्रित हो गए वो लोग प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। हम लोग गांव-गांव, शहर सभी जगह जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि पसमानदा मुस्लिम्स के बीच में जाकर इसलिए मिलन यात्रा, इसलिए मिलन करना चाहिए, इसलिए सम्मेलन करना चाहिए, ये जो वर्ड है सारे पसमानदा मुस्लिम्स को बहुत अच्छा लग रहा है और हर पसमानदा तबका प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ है। और एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से खबर मिल रही है, मुख्तार अंसारी के करीबी के घर ईडी का छापा। टायर कारोबारी चांद बाबू उर्फ मंसूरी के घर छापेमारी की बात सामने आई है। खुलदाबाद थाना क्षेत्र में मौजूद घर पर छापा मारा है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक लोगों से पूछताछ हुई है और मुख्तार अंसारी के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ संभव है। और मोहम्मद मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोइन, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, ईडी की टीम जो है वो स्थानीय पुलिस के साथ प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके में सुबह 9 बजे तक पहुंची थी। बहुत गुपचुप तरीके से ये एक छापेमारी की गई और ईडी की टीम जो है वो तकरीबन 12 घंटे तक रही और 12 घंटे तक जो परिवार में सदस्य थे किसी को बाहर नहीं निकलने दिया गया। लंबी पूछताछ की गई और लंबी पूछताछ करने के बाद रात तकरीबन 9 बजे के करीब ईडी की टीम वापस लौटी है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है उसी मामले से जुड़े हुए मामले में जो है वो ईडी की टीम ने पूछताछ की है और ईडी की टीम बहुत ताकीद करके गई है कि आप मीडिया से कतई बातचीत नहीं करेंगे। तो जो परिवार के लोग हैं वो कतई सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि ईडी ने किन बिंदुओं पर पूछताछ की, कौन से दस्तावेज साथ ले गए और क्या आगे के लिए कहीं बुलाया है या नहीं बुलाया है। तो बहरहाल लेकिन ये जरूर है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ था उसमें ईडी की जांच का दायरा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी परिवार के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब ईडी के रडार पर जो है वो अंसारी परिवार के जो करीबी है वो भी आने लगे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद मोइन आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता दें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र के साथ रैगिंग की बात सामने आ रही है। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र के साथ रैगिंग की। छात्र की पिटाई के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। 22 दिन बाद भी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। एसपी के हस्तक्षेप के बाद अब 4 आरोपी गिरफ्तार और चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लापरवाही बरतने पे कमरौली थाना अध्यक्ष के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र के साथ रैगिंग की खबर सामने आई है। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र के साथ रैगिंग की, पिटाई की, उसके बाद यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगा है और 22 दिन बाद भी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इधर लखनऊ से लापता हुई दोनों लड़कियां बरेली में बरामद हो गई है। दोनों लड़कियां बरेली के थाना इज्जत नगर से मिली हैं। आपको ये भी बता दें कि लखनऊ में दोनों लड़कियों के लापता होने पर हड़कंप मच गया। दोनों लड़कियां रोडवेज बस में सवार होकर कानपुर से लखनऊ आ रही थी और दोनों की लोकेशन आखिरी बार उन्नाव के अजगैन में मिली। वहीं दोनों लड़कियों ने बस के अंदर से परिवार वालों को वीडियो बनाकर भी भेजा, जिसके बाद दोनों का मोबाइल बंद आ रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।